अशोका कोचिंग सेंटर धूर चौक पर पहुंची आशा हुड्डा। कोचिंग संस्थान के संचालकों ने मोमेंटो देकर किया सम्मानित। आशा हुड्डा के साथ पहुंचे कुलदीप वत्स और गीता भुक्कल। झज्जर में बोली पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा। तकनीक के दौर में जुबां की ताकत से माहौल बनाने का दिया संदेश। झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कर रही थी आशा हुड्डा बात। कहा, देश के प्रचार तंत्र पर भाजपा का पूरी तरह से कब्जा। युवा वर्ग से किया आह्वान, सोशल मीडिया के झूठ और सच से बचकर सूझबूझ से ले राजनीतिक फैसला। भाजपा को बताया पूंजीपतियों की सरकार, युवा वर्ग को बताया समाज का हिस्सा। अच्छे रोजगार के अवसर हो उपलब्ध, हरियाणा में बने ऐसी सरकार। कहा, हरियाणा में धड़ाधड़ हो रहे पेपर लीक की वजह से कठिन दौर से गुजर रहा है युवा वर्ग। रोहतक लोस सीट पर दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को लेकर भी बोली आशा हुड्डा। कहा, 3 बार संसदीय कार्यकाल में दीपेंद्र हुड्डा ने लोस में उठाई हर वर्ग की आवाज। रोहतक सीट पर जतना का मूड दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में। तकनीक के दौर में जुबां की ताकत से माहौल बनाने का संदेश हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा ने दिया है। वहां यहां युवाओं के एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि देश के प्रचार तंत्र पर भाजपा का पूरी तरह से कब्जा है और आम आदमी यह फैसला ही नहीं कर पाता कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच परोस रहा है। उन्होंने भाजपा को पूरी से पूंजीपतियों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज देश का मीडिया भी इन्हीं पूंजीपतियों का है जो कि भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहा है। उन्होंने युवा वर्ग से आह्वान किया कि वह सोशल मीडिया के झूठ और सच से बचकर अपनी दिमागी सूझबूझ से राजनीतिक फैसला ले। कारण कि युवा वर्ग भी हमारे समाज का ही हिस्सा है और वह देश का भविष्य है। आशा हुड्डा ने कहा कि भाजपा राज से जिस तरह से धड़ाधड़ पेपर लीक हुए, उसके बाद प्रदेश के युवा वर्ग में निराशा छा गई। लेकिन दुख तब और ज्यादा हुआ जब जो लोग भी इस मामले में पकड़े गए उनमें से न तो किसी की जांच हुई और न ही किसी को सजा हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो कि युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और युवा वर्ग में सरकार के प्रति विश्वास बने। उसी सरकार में एक कैलेंडर भी जारी होना चाहिए जो कि बताए कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के कितने पद भरे गए हैं और कितने पद खाली है। रोहतक लोस सीट को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की तरफदारी करते हुए आशा हुड्डा ने कहा कि 3 बार के संसदीय कार्यकाल में दीपेंद्र हुड्डा ने हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम किया। ये हमारी बदकिस्मती रही कि दीपेंद्र हुड्डा पिछला चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब की बात जनता ने दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से जिताने का फैसला ले लिया है। रोहतक लोस सीट की जनता का मूड दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है। उन्होंने इस दौरान भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में सबसे ज्यादा अत्याचार ही बेटियों पर हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान जब आशा हुड्डा ने पढ़ने वाले विद्यार्थियों से उनके मन की बात पूछी तो एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि हमारे शिक्षा के साथ साथ खेल का भी ध्यान रखा जाए। पिछली कांग्रेस सरकार से और भाजपा सरकार से हमारी यही उम्मीद थी कि हमें एक अच्छा खेल स्टेडियम दिया जाए। विद्यार्थी की इस बात को तुरंत जवाब देते हुए आशा हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस सरकार बनते ही एक अच्छे स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा जो कि खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तर का होगा। इस मौके पर अशोका कोचिंग सेंटर के संचालक कुलदीप, अशोक और सोनू के साथ कोचिंग सेंटर का स्टाफ मौजूद रहा। हमेशा ही अच्छा लगता है, युवाओं से मिलकर युवाओं की एनर्जी हम में भी आ जाती है। अच्छा अनुभव रहा। हम तो उनको यही मोटिवेट करते हैं कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करें और अपने भविष्य के लिए मेहनत जब करते हैं उसके साथ साथ क्योंकि समाज का वो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी ताकत है, तो इस समाज के जब भी कभी कोई राजनीतिक फैसले लेने हैं सोच समझ कर लें, जिसमें कि आजकल जो एक सोशल मीडिया का थोड़ा सा प्रचार ज़्यादा है तो उसके झूठ और सच से बचकर अपनी सूझबूझ के साथ राजनीतिक फैसला हमारा ये सुझाव। नहीं रहा गांधी जी का समय। मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग कुछ लोग इस चीज़ से बड़ी हताश हो जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पूरे नेशनल टीवी चैनल्स हैं, चाहे सोशल मीडिया है, इन पे पूरी तरीके से बीजेपी का कहूँ या ये कहूँ क्योंकि ये सब चैनल पूंजीपतियों के ज़रिए चलाए जाते हैं और बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है, तो इसलिए बीजेपी का कब्जा है। तो जहाँ तक प्रचार की बात है सभी चैनल्स पे उनको ही ज़्यादा समय दिया जाता है। बाकी सभी पार्टीज़ जिसमें कांग्रेस भी है, बाकी राजनीतिक पार्टी भी हैं, बाकी पार्टीज़ को कोई उतना समय नहीं दिया जाता, उनकी बात आगे नहीं रखी जाती। तो जो युवा हैं वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि जब आप 24 घंटे एक ही प्रचार देखोगे तो आपको यकीन आने लगता है। तो
मेरा यही कहना था कि हम केवल और केवल इस भरोसे ना रह जाएं कि कोई हमको चैनल में या किसी सोशल मीडिया पे हमें उचित स्थान मिलेगा। इसके लिए हमें वर्ड ऑफ माउथ से अपनी बात आगे जगह जगह फैलानी होगी। जब पुराने ज़माने में ये हो सकता था तो आज हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। कभी आज ऐसा वक्त आएगा हमें भी पूरा स्थान मिलेगा, सोशल मीडिया पे भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी कभी ना कभी हमें हमारा स्थान देंगे। पर आज हमें ज़रूरत है कि हम वर्ड ऑफ माउथ से अपनी बात को हर जगह कहें। मैंने तो ये भी रिक्वेस्ट की थी वहाँ जहाँ आप कह रहे हो उस मीटिंग में कि हर व्यक्ति अपने आप को एक चैनल ही मान ले, और वो चैनल चाहे 10 ही जनों से बात कर पाए, 5 से बात कर पाए, 50 से कर पाए, करनी चाहिए। हमें अपनी बात आगे रखनी चाहिए, सच्चाई आगे रखनी चाहिए। इस सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल के सबके आगे रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसी बारे में बातचीत हुई। मैं उन बच्चों से ही पूछ रही थी कि क्या आपको याद है कि पिछले 10 साल में कितने पेपर लीक हुए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने पेपर लीक हुए, क्या उनमें से किसी की भी कोई इंक्वायरी हो गया, आज तक कोई पकड़ा गया या किसी को सज़ा हुई। जब एक बच्चा एक फॉर्म भरता है, उसको फॉर्म भरने से लेके तैयारी करने से लेके पेपर देने तक लेकर वो एक बहुत ज़्यादा कठिन समय से गुजरता है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है या फिर किसी एक आधे का रिजल्ट आया, वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, नतीजे आए नहीं, बच्चों के लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक कोई बात नहीं है। सरकार ऐसी होनी चाहिए, बच्चों को हर तरह के, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, अच्छे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए, पारदर्शिता से उपलब्ध कराए, ताकि बच्चों का भी सेटिस्फैक्शन हो। और हर साल एक कैलेंडर जारी हो कि हाँ इतनी वैकेंसीज हैं और इतनी वैकेंसीज को भरा जाए। कोई एक अच्छा सिस्टम हो जिससे बच्चों को भी संतुष्टि हो और उनको ठीक टाइम पे नौकरी। मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगी कि दीपेंद्र 3 बार लोकसभा में रहे और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि लोकसभा में उन्होंने हमेशा अपने प्रदेश के और हर वर्ग के मुद्दे उठाए। चाहे वो किसान का मुद्दा था, चाहे वो हमारे खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों को जिनको बेदर्दी से सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया, चाहे उनका मुद्दा था, चाहे हमारे जब झाड़ली प्लांट लगना था उस पर झगड़ा होता था, चाहे हमारी मेट्रो बहादुरगढ़ तक आई उसका झगड़ा था। हर चीज़ को उन्होंने लोकसभा में बहुत प्रभावशाली ढंग से उठाया और अपनी योजनाओं को मंजूर कराया। दुर्भाग्य से वो मौका चला गया, 19 में हम हार गए, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार की जनता का मूड देख के लगता है फिर से हमें ये मौका मिलेगा और दीपेंद्र हरियाणा की और अपने रोहतक की आवाज़ को उतनी ही बुलंदी से उठाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रही, आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए। कानून व्यवस्था के नाम पे हरियाणा बिल्कुल आखिरी पायदान पे पहुंच चुका। जहां हमारी सरकार के दौरान बहन बेटियां सुरक्षित थी, रात को शाम को भी कोई अपने घर से निकलने में परेशान नहीं होता था, आज दिन दिहाड़े जब एक राजनीतिक व्यक्ति की गाड़ी रोककर गोली चला दी जाती है तो आम आदमी तो कहाँ से सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, ना बहन बेटियों की है, ना आम नागरिक की है, ना व्यापारी की, कोई सुरक्षा नहीं। ऐसा है, देखिए वो ऐसे परिवार में उसने जन्म लिया, उसके खुद के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, 8 बार जेल गए, देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा के सदस्य बने। इस देश की जो आज रूपरेखा है वो संविधान की वजह से, और संविधान बनाने में उसके दादा का एक अहम योगदान रहा। बहुत छोटा था, अपने दादा से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसी की कहानियाँ सुनता था, और बच्चों की तरह कॉमिक्स या पिक्चरों की कहानी भी सुनता था वो। और फिर उसके पिता भी ने हमेशा उनको ज़मीन से जोड़ के रखने का कार्य किया। मैं भी एक आर्य समाजी परिवार से हूँ, हम सादगी में विश्वास करते हैं, स्वामी दयानंद के हम फॉलोअर हैं, घर में हवन और सादगी पर चर्चा हमेशा रहती है। इन्हीं संस्कारों का प्रभाव होता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी रोहतक का हर व्यक्ति, हर हमारे परिवार का सदस्य कर रहा है, अकेला दीपेंद्र नहीं, उनकी बहन है, कुलदीप जी हैं, और जो यहाँ युवा बच्चे थे आज उन्होंने भी हमें ये विश्वास दिलाया कि वो दीपेंद्र के छोटे भाई बन के इस चुनाव को लड़ेंगे। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि जब अगर हम पार्लियामेंट की सीट जीतेंगे तो एक जो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, जो एक लहर जाएगी, हमारे हर वर्कर, हमारे हर परिवारजन में जो एक हौसला बढ़ेगा। मतलब ही नहीं कि हम विधानसभा में पिछड़ जाएं। पिछली बार हम केवल एक लोकसभा हारे थे, उसके बाद जो माहौल बना, हम 8-10 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारे, कोई 500 से, कोई 200 से, कोई 300 से। तो अगर इस बार हम लोकसभा जीतते हैं तो ऐसा माहौल होगा कि ना तो हम वो सीटें हारेंगे, और दूसरी बात ये, पिछली बार वो कौन सी पार्टी है, क्या नाम देते हो आप इसको? हाँ जी, ये जो पार्टी, इसने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी और फिर बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। अब लोग इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा इस बार नहीं होगा। नहीं देखिए ना आप,
परिवार में सारा परिवार नहीं इलेक्शन लड़ता है। जब एक व्यक्ति पर इलेक्शन लड़ रहा है, हम सभी लड़ रहे हैं उसमें, तो ठीक है दीपेंद्र जहाँ लड़ रहे हैं